हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की स्टडी कर रहे हैं। आज ये लेक्चर 5 जगत वर्गीकरण के नाम है और हम इसमें बहुत कुछ समझने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, तो 5 जगत वर्गीकरण ऑर्गेनिज्म को इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया इन 5 किंगडम में वर्गीकृत किया। इनका जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था उसके लिए डिफरेंट बेसिस भी इन्होंने लिए थे। तो वो बेस किस तरीके से थे वो भी समझने की ज़रूरत है। तो कहा जाता है कि इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद में नेचर ऑफ वॉल मतलब सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आधार लिए थे। तो वास्तविकता ये थी कि इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वो कुछ इस तरीके से था। ये था क्या? मोनेरा। ठीक है, ये मोनेरा है और मोनेरा, दिस इज मोनेरा, और ये है प्रोटिस्टा। कौन है? प्रोटिस्टा। और यहाँ था प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, तो ये कौन है? प्लांटी। ये कौन है? फंजाई। ये कौन है? एनिमेलिया। क्लियर? तो इस तरीके से 5 जगतों को इन्होंने अरेंज किया। मीन्स सबसे नीचे मोनेरा, विकास क्रम, क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखानी है इनको। तो सबसे पहले दुनिया में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ या इनका एवोल्यूशन हुआ। तो ज़रा समझें ध्यान से कि इसमें हम आपको बेस बताएंगे। ठीक है, तो इन्होंने डिफरेंट बेसिस लिए और कायदे से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड किया। तो कहा जाता है कि ये पहला बेस था। इस बेस में टाइप ऑफ सेल है ना, तो पहला है टाइप ऑफ सेल। ये टाइप ऑफ सेल की बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ हम एक लाइन खींच सकते हैं। ये इसमें अपन क्या देखें, नीचे जो ऑर्गेनिज्म है वो है यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। कौन है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और ऊपर कौन है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। आप ऐसे मान सकते हो कि टाइप ऑफ सेल के बेसिस पर ये पांचों जगत को 2 समूह में बांट दिया। नीचे का जो समूह है यानी कि मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक सेल युक्त है, और ऊपर के जितने भी हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल युक्त है। अब चूंकि इन्होंने एक और यहाँ पर आधार लिया था, वो था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, शारीरिक संगठन कह सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर फिर इन्होंने एक और लाइन यहाँ पर खींची और कहा यह जाता है कि लाइन के नीचे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं और यहाँ ऊपर की साइड कौन है? मल्टी सेल्यूलर
यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये मल्टी सेलर यूकैरियोट्स हो गए और ये नीचे की साइड में यूनिसेलर यूकैरियोट हो गए। तो इस तरीके से दो बेस तो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। फिर इन्होंने बेस लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्लियर। उसके बाद में इसमें एक और वो है ये लाइन। ये लाइन क्या शो करती है? ये लाइन शो करती है फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशन हिस्ट्री, इवोल्यूशन, ठीक है, मतलब विकास क्रम, विकास क्रम ये स्टडी कराता है, या आप इसी को कह सकते हो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। जाति व्रत जो इनमें संबंध है उसके आधार पर इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिफेंचाई, एनिमेलिया इनमें वर्गीकृत कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ और भी बेस लिए थे, तो उसकी भी यहाँ पर चर्चा होना चाहिए। तो समझते हैं कि वो और कौन से बेस थे। एनसीईआरटी ने तो कहा है कि रिप्रोडक्शन का भी जो टाइप होता है उसे भी इन्होंने कंसिडर किया। हालांकि यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल के हिसाब से देखा जाए तो उसमें रिप्रोडक्शन का हिंदी में तो मतलब है, लेकिन इंग्लिश में रिप्रोडक्शन वाला कॉलम नहीं है, ठीक है, ऐसे। तो इन्होंने काफ़ी हैबिटेट को भी लिया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी लिया, कह सकते हैं। इन्होंने मतलब विटेकर ने, इन्होंने 5 जगत को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न लक्षणों का उपयोग किया, को आधार बनाया, बेस बनाया, ठीक है। इसके बेसिस पर इन्होंने वर्गीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, क्लियर। अब वो क्या क्या बेस थे? कोशिका प्रकार, ठीक है। दूसरा शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, ठीक है। उसके बाद में पोषण, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसे सबसे महत्वपूर्ण दिया गया, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मतलब वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी को दी गई थी तो वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियाँ, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने हैबिटेट्स, आवास, ठीक है, कोशिका भित्ति का प्रकार,
कोशिका भित्ति प्रजनन की विधियां, प्रजनन की विधियां विधियां तो ये सब इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार बनाया, वर्गीकरण का इन्होंने बेस बनाया। जैसे मोनेरा है, मोनेरा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण की विधि है, ये सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। इसमें आपके ऑटोट्रॉप भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। हेट्रोट्रॉप भी 3 तरीके के होते हैं, एक परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जाएं प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में भी हमें ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों टाइप के मिलते हैं। कई जो प्रोटिस्टा के सदस्य हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्रदर्शित करते हैं, और कई हैं जो हेट्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइट या पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद में प्लांटी में जाएं, तो प्लांटी में जो मोस्टली प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और वहाँ पर हमें इसके बाद में देखें तो कुछ एक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जिनका जिक्र 12th की एनसीईआरटी में भी किया गया है, और जहाँ जगत आपको यहाँ पढ़ाए गए हैं वहाँ पर भी किया गया है। सम एंजियोस्पर्म आर हेट्रोट्रॉप्स, कुछ एंजियोस्पर्म विषमपोषी भी होते हैं, जैसे कि आपके सुना होगा कभी कसकोटा, अमरबेल को शायद आप जानते होंगे। अमरबेल एक परजीवी है, वो कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, पीले रंग का प्लांट होता है, बेल टाइप का होता है छोटे छोटे, और वो अन्य प्लांट पर, बबूल आदि पर विकसित होता है। औरोबैंकी है, स्ट्रिएगा है ना, मोनोट्रापा है। इसके बाद में आपके जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं उन्हें ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों में रखा जाता है। ठीक है, तो वो कीट भी खाते हैं और प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, यानी कि वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बात हो गई। फंजाई हमेशा विषमपोषी होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फंजाई का मतलब हो गया, आपने कवक सुनी होगी, है ना, कवक फंजाई, या आपने सुना होगा फूफड़ या मूफड़, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये फंजाई का स्वरूप है। जैसे मशरूम आपने खाया होगा, मशरूम एक्चुअली एक फंजाई का स्वरूप है। ये बेसिडोमाइसिटी के सदस्यों में आता है, और इसमें पोषण की अच्छी खासी वैल्यू होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसे खाने में हम लोग उपयोग करते हैं। पिज़्ज़ा आपने कभी खाया हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे मशरूम के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी एक तरीके से फंजाई ही है। ठीक है, अब आती है एनीमिलिया की बात। तो जाहिर सी बात है, एनीमिलिया आप जानते हो, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट दो तरीके के इसमें ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इन पर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे कई तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हुई। सेल वॉल की बात की जाए तो यहाँ पर जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकेन के फॉर्म में पाया जाता है ना। इसमें जो सेल वॉल है, कुछ एक में सेल वॉल है, कुछ में सेल वॉल नहीं है। ठीक है, प्लांटी में आपको सेलुलोज युक्त सेल वॉल मिलेगी। फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन, इसे अपन फंगस सेलुलोज भी कहते हैं। तो वो, इसके बाद में एनीमेलिया, इन पर सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब बेसिस के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया। क्लियर? ऐसे आगे क्या, आगे कहानी ये है कि 5 जगत वर्गीकरण द्वारा
टू किंगडम वर्गीकरण की अनेकों कमियों को सुधारा गया। ठीक है, मतलब काफ़ी उसकी जो डिमेरिट्स थी उनको सही किया गया। आप देख सकते हो कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिट को भी अलग कर दिया। ठीक है, तो कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से अलग रखा गया। यूकैरियोट से अलग रखा गया। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर जीवों से पृथक किया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इन्होंने फंजाई को अलग जगत के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ऐसे सम्मिलित किया गया। ओके, और क्या? और मल्टीसेलुलर हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस हो गया ये। अच्छा, जीवों का विकास क्रम प्रदर्शित किया गया। ठीक है, ऐसे। तो ये सब चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। ऐसे अब हम आपको यहाँ पर कुछ समझाने जा रहे हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग इसे हम इन प्रोटिस्टा मोनेरा इनको और ब्रॉड डिटेल तरीके से बताना चाहते हैं। ठीक है, आप इसे बना लें तो बात बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, हमारा ये जो लेक्चर है एक्चुअली इसे चेंज करना होगा। ये लेक्चर है 106। ठीक है, 106। अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में किस तरीके से जीवों को रखा गया है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैसे? ये है मोनेरा।
ये है प्रोटिस्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लांटी, ये हो जाएगा फंजाई, ये हो जाएगा एनिमेलिया। तो वायरस को विटेकर ने वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया था, क्योंकि वायरस में कोई भी कोशिका प्रदर्शित नहीं होती। अब वायरस में सबसे लोअर सरफेस पर कौन, ये बाहर है। इसके बाद कहा जाता है कि रिकेट्सिया का ओरिजिन हुआ था। शायद आप इसको अभी नहीं समझ पाओगे, तो मैं आपको आर्की बैक्टीरिया से ले चलता हूँ। आर्की बैक्टीरिया, इनका ओरिजिन हुआ। आर्की बैक्टीरिया के बाद में यू बैक्टीरिया का विकास हुआ। सबसे प्राचीन आर्की बैक्टीरिया माने जाते हैं। अब यहाँ से तीन टाइप की सेल का ओरिजिन यही मोनेरा में हो चुका था। वो क्या थी? एक ने प्लांटी का डेवलपमेंट शुरू किया, एक ने फंजाई का, और एक ने एनिमेलिया का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो यहाँ आ जाता है आपका बीजीए। क्या आ जाता है? बीजीए। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ कौन है? एक्टिनोमाइसिटीज। कौन है? माइसिटीज शब्द आता है फंगस के लिए, तो फंगस का भी डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। अब एक आता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और एक साइड में है बीजीए। तो बीजीए ने डेवलपमेंट कैसे किया? कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले आए थे डायनोफ्लैजिलेट्स, ये। इसके बाद में डाइटम्स का ओरिजिन हुआ था, डाइटम्स, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक लाइन है। इसके बाद में आज की डेट में हम लोग क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को भी यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है। यूग्लिना भी इसमें आ जाता है ना, ऐसे यूग्लिनॉइड बोलते हैं। तो यूग्लिना, ये हालांकि कनेक्टिंग है, यहीं पर हम क्लोरेला रख देते हैं। क्या? क्लोरेला, ठीक है, ऐसे। अब एक्टिनोमाइसिटीज कौन है? तो ये किसका डेवलपमेंट कराएगी? तो ये डेवलपमेंट कराने जा रही है स्लाइम मोल्ड। किसे? स्लाइम मोल्ड, ये। अब इसके बाद में एनिमेलिया की बात की जाए, तो यहाँ से ओरिजिन किसका शुरू हो रहा है? ये है अमीबा। क्या है? अमीबा। पैरामीशियम। कौन? पैरामीशियम। इसके बाद में कौन? ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आप कंसिडर करोगे तो ये यहाँ पर इस टाइप से इनका ओरिजिन चला जाता है। यहाँ से किसका ओरिजिन शुरू हो जाता है? फंजाई का। यहाँ से किसका ओरिजिन शुरू हो जाता है? प्लांटी का, है ना। तो आप इनको भी एक बार ठीक से समझें, है ना, तभी आपको प्रोटिस्टा की भी कहानी समझ में आएगी, है ना। इन सब चीज़ों की स्टडी भी है ना। तो एक साइड में प्लांटी का ओरिजिन स्टार्ट हुआ, तो कहने का मतलब है कि मोनेरा जब ओरिजिनेट हुआ था नेचर में, उस टाइम कहीं ना कहीं आपके सारे किंगडम के फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। बीजीए जिसे कि हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो मोनेरा में बन चुका था। इनमें ट्रू फोटोसिंथेसिस होती है, और इन्होंने दुनिया को सबसे पहले ऑक्सीजन प्रदान किया था, ठीक है। और उसके बाद में आता है एक्टिनोमाइसिटीज, है ना, स्लाइम मोल्ड। इससे हम स्लाइम मोल्ड को एक नाम और देते हैं, क्या? मिक्सोमाइसिटीज। क्या? मिक्सोमाइसिटीज, ये मिक्सोमाइसिटीज, ठीक है, माइसिटीज।
माइसिटीज जब भी शब्द आता है इसका मतलब होता है फंगस। तो यहाँ पर ये बन चुकी थी और फिर उसके बाद में आती है आपकी अन्य अन्य तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसके बेसिस पर। तो इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी में जो टर्म्स यूज किए गए हैं कम से कम वो आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे कि कौन सा शब्द कहाँ आता है और किस किंगडम में इसे रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्लांटी की, है ना। प्लांटी और फंजाई की बात कर लेते हैं क्योंकि एनिमेलिया ओबियसली आपका जूलॉजी का पार्ट है, जूलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है ना। हम आपको 3 किंगडम पढ़ाएंगे, एक मोनेरा, एक फंजाई और एक प्लांटी। अब हम प्लांटी की बात करें, किसकी, तो प्लांटी की बात करी जाए, ये है प्लांटी। ठीक है, प्लांटी में आगे कौन आएगा, यहाँ से आती है एल्गी। कौन आती है, एल्गी। फिर किसका ओरिजिन हुआ, ब्रायोफाइट्स। क्या है दुनिया में, ब्रायोफाइट्स। कौन आए फिर, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, इससे आपको एक विकास क्रम समझ में आएगा। फिर कौन आए, जिम्नोस्पर्म एंड आपके फाइनली आए एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ये कौन किंगडम कौन सा है, प्लांटी। कौन है ये, प्लांटी। ठीक है, तो इसके बाद में अपन इसको यहाँ रख सकते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर हम यहाँ फंजाई की बात करें, कौन, इसमें फंजाई का डेवलपमेंट कैसे हुआ किंगडम, ये। तो फंजाई का मतलब होगा आपका फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज को हम लोअर फंजाई भी कहते हैं, लोअर फंजाई। अब इसके बाद में आती है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, फिर आती है बेसिडियोमाइसिटीज। उसके बाद में हम रखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फंजाई किंगडम है, ये प्लांटी किंगडम है। एनिमेलिया की बात करी जाए तो हम एक सिंपल सी बात बता के आपको ख़त्म कर देते हैं। ये है एनिमेलिया, इसमें आएंगे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स, और फिर आते हैं कॉर्डेट्स, है ना, ऐसे। तो नॉन कॉर्डेट के फाइलम में आता है आपका, सुना देता हूँ, ये आपको पूरे डिटेल में पढ़ना भी है। जैसे सबसे पहले आता है पॉरीफेरा, फिर आता है सिलेंटेट्रा, है ना, फिर एक निडेरिया करके आता है ना, उसके बाद में आता है आपका प्लेटीहेलमिन्थिस, फिर आता है एस्केलमिन्थिस, उसके बाद में आता है एनालिडा, एनालिडा के बाद में आता है ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा के बाद में आता है मोलस्का, मोलस्का के बाद में आता है इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा के बाद में हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद में कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आप पढ़ते हो मछलियों को, आप जिसे पाइसेस कहते हैं। फिर आता है एम्फीबियंस, जिसमें फ्रॉग पढ़ते हो। रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स आते हैं जिसमें सांप आता है, डायनासोर आते थे, छिपकली आती है, ये रेप्टिलिया के मेंबर्स। फिर एप्स माने पक्षी, और फिर मैमेलिया, स्तनधारी जीव। ठीक है, तो ये से आपका वर्गीकरण है। ये वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पर ही डाइवर्सिटी की स्टार्टिंग होती है।
और डाइवर्सिटी की समझ आना भी यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो किस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ, क्योंकि मेरे पास उतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है कि हम आपको एक साथ बना सकें, और इसीलिए मैंने आपको ये अलग अलग 1 2 3 4 5 पाँचों किंगडम के बारे में ऐसे समझा दिया। क्लियर? ये टर्म्स हैं जो बच्चे अभी स्टार्टिंग, देखो 10th में आपने पढ़ा तो होता है लेकिन उस लेवल का नहीं होता है, लेकिन अब 11th में आपको एक अच्छे लेवल पर स्टडी करनी ही पड़ती है, तो चीज़ों को याद करना भी आपका यहाँ पर काम हो जाता है, मतलब काम बन जाता है। क्लियर? अब यहाँ से आगे हम इन किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना चाहेंगे, जिससे कि कुछ बातें क्लैरिफाई हो जाए। ठीक, तब आपका ये 5 जगत वर्गीकरण 100% कंप्लीट होगा। क्लियर? तो हम एक चीज़ और कि विटेकर ने अपने वर्गीकरण में ना तो फंजाई को रखा था ना लाइकेन को, इंक्लूड ही नहीं किया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी लाइन से शुरू करेंगे। RH विटेकर ने वायरस, लाइकेन, वायरॉइड, प्रियॉन को वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया था, या वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में इसको इंक्लूड ही नहीं किया था। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम अलग अलग जगतों के कुछ प्रमुख यहाँ कैरेक्टर लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट किंगडम, स्पेसिफिक characters of different kingdom, क्लियर? अब जैसे मोनेरा, इसमें क्या होता है, तो मोनेरा में कहा जा सकता है इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगली पॉइंट में क्या कहोगे, इनमें माइकोप्लाज्मा के अतिरिक्त
सभी कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। क्लियर? तो सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें सेल्यूलोज रहित पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित पेप्टाइडोग्लाइकेन्स से निर्मित सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल होते हैं ये चीज़। और ये सबसे पहले बेस में रखे जाते हैं क्योंकि इनका विकास सबसे पहले माना जाता है। तो ये थी मोनेरा की कहानी। किसकी? मोनेरा। ठीक है। अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो इनमें सब प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो कह सकते हो इसमें ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी अजीव, एंड हेटेरोट्रॉफिक जीव हैं। ये ऑटोट्रॉफ भी हैं, ये हेटेरोट्रॉफ भी। तो ये कैरेक्टर है आपके मोनेरा के। क्लियर? अब हम प्रोटिस्टा के थोड़े से कैरेक्टर लिखते हैं। प्रोटिस्टा के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा। अगला है प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स ऐसे यहीं पर लिखना चाहिए। क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला अब इसी जगत में युगलीना आदि के साथ रखे जाते हैं, साथ सम्मिलित। ठीक है, पहले इन्हें या पूर्व में इन्हें शैवाल में रखा जाता था। ठीक है, ये बात हो गई।
इसके बाद में है सेल वॉल युक्त तथा सेल वॉल रहित जीव सम्मिलित है ना। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक जीव सम्मिलित, ठीक है, ऐसे। और अधिकांशतः पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली प्रेजेंस इन एक्वाटिक मीडियम, अधिकांश जलीय जीव, ठीक है, ऐसे अधिकांशतः ये जल में ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले, जैसे कि प्लांटी है ना। प्लांटी में क्या, प्लांटी जो होती है ना, इसमें भी करेक्टर एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया। इनमें वो जीव रखे जाते हैं जो सामान्यतः बहुकोश के होते हैं और सेलुलो युक्त सेल वॉल होते हैं, है ना। तो कह सकते हैं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेलुलोज युक्त सेल वॉल। तो इसमें बहुकोश की है, यूकैरियोटिक है, सेलुलोज युक्त सेल वॉल उपस्थित, ठीक है, ऐसे। अब कहा जाता है कि अधिकांश क्या है, अधिकांश स्वपोषी, जबकि कुछ विषमपोषी पौधे होते हैं, ठीक है, विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ पौधे होते हैं, ठीक है। विषमपोषी के नाम पर हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, अमरबेल है, ऐसे कीटभक्षी पौधे हैं। अमरबेल कैसा है, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, ये। और उसके बाद में इंसेक्टिवर्स, कीटभक्षी, इसमें नेपेंथिस आता है, यूटिकुलेरिया आता है, घटपर्णी आपने पढ़ा होगा। इसमें दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ये दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दर्शाते हैं।
ये, और इनमें जो भोजन होता है तो स्टार्च के रूप में संग्रहित भोज, स्टार्च के रूप में संग्रहित भोजन इसमें स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है ना। अचल होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको इन्हें याद रखना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करें अगला फंचाई। फंचाई की कहानी क्या है? कवक ले लेते हैं ना। फंचाई अगली चीज, फंचाई है ना। फंजाई के कैरेक्टर क्या होंगे? फंजाई बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक हैं। काइटिन, काइटिन युक्त सेल वॉल उपस्थित, ठीक है। अधिकांश कैसे हैं? सभी विषमपोषी पौधे होते हैं, है ना। कैसे हैं? विषमपोषी। इसको तो हटाना ही पड़ेगा। विषमपोषी जीव, विषमपोषी जीव सम्मिलित, ठीक है। इसमें आपको विषमपोषी ही लाने पड़ेंगे। अच्छा जी, इनमें संग्रहित भोज किस रूप में है? ऑयल एवं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तथा ऑयल, इसके रूप में इनमें भोजन संग्रहित रहता है, ठीक है। हमेशा विषमपोषी होते हैं, बहुकोषी होते, कार्टिन युक्त सेल वॉल पाई जाती है। अच्छा जी, अब एनिमेलिया की बात कर लेते हैं। एनिमेलिया, एनिमेलिया का मतलब क्या? जंतु बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित जीव इसमें पाए जाते हैं। संग्रहित भोज, संग्रहित भोज कैसा होगा? संग्रहित भोज आपका होगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तथा ऑयल। जैसे फंगस में था वैसा ही इसमें भी पाया जाता है ना, एनिमेलिया। और ये चलित अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि शरीर में परिसंचरण, परिसंचरण, पाचन जैसे तंत्र उपस्थित, ठीक है। तो तंत्र इनमें उपस्थित होते हैं। बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, है ना। इनमें ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसी के आधार पर इस को हमने बांटा है। और इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, इससे ये टेबल भी कवर अप हो जाता है, ठीक है।
तो अब आप एक काम और करना, यहाँ पर एक टेबल पड़ी हुई है, इस टेबल को आप एज इट इज़ अपने नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। मैंने ये बातें समझा दी हैं, यहाँ पर लिखा दी हैं, इसीलिए मैंने ये पांचों जगतों को अलग अलग सेपरेटली कैरेक्टर बताए हैं, जिससे कि आपको वो टेबल भी आसानी से समझ में आ जाए। जैसे केंद्र की उपस्थिति है, तो केंद्र प्रोकैरियोट के अतिरिक्त सभी में पाया जाता है, इसलिए आप देखो उस टेबल में लिखा है कि मोनेरा अनुपस्थित, बाकी सब में क्या है, उपस्थित 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 उपस्थित, ऐसा। तो ये टेबल आप पढ़ लें, बात समझ में आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं है आपका 5 जगत वर्गीकरण की पूरी डिटेल। इज़ दैट क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रही होंगी। इसमें ये इस सेगमेंट से क्वेश्चन अक्सर आता है कि आपका क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला अब किस जगह पर सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ये चीज़। ओके, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहें।